सभी को नमस्कार। आप सभी को अपने इस YouTube परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी का ये अपना चैनल है और यहाँ आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग आएँ, इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम भी कुछ कर पाएँ आप सबके लिए, अपने लिए और भी सारे दोस्तों के लिए। तो हमारा यही प्रयास है निस्वार्थ भाव से शिक्षा में क्रांति लाना। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक पहचान चाहता हूँ अपनी, कुछ नहीं चाहिए साथियों। बस एक पहचान चाहिए कि मुझे भी एक शिक्षक के रूप में लोग जानें, मैं भी कुछ आपके जीवन में कुछ कर पाऊँ। अगर 1% भी आपके जीवन में कुछ बदलाव कर सकता हूँ तो समझूंगा कि मैंने जीवन में बहुत कुछ पा लिया। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग इसी मूड के साथ कि कुछ शिक्षा में कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है हम सभी को, हम लोगों ने शुरुआत ही किया है एक राज्य स्तर की सबसे बड़ी परीक्षा को लेकर के। और ये परीक्षा आपकी परीक्षा है यूपी पीसीएस की। जब से पेपर हुआ है 12 अक्टूबर से, तब से हम लोग लगातार इसी पे बात कर रहे हैं कि इसका परीक्षा का नेचर क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग सिलेबस पे आ गए, एक एक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक टॉपिक का हम लोग एनालिसिस किए हैं। क्वेश्चन आ रहा है तो कितना डीप से पूछा जा रहा है, कि सतही तौर पे पूछा जा रहा है, तथ्यात्मक पूछा जा रहा है। मैंने सब चीज़ों पे बात किया हुआ है। वो सारा वीडियो छोटा छोटा 10-5 मिनट का वीडियो होंगे, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एलाइट स्टडी बाय अजीज सर नाम लिख के डालेंगे तो आ जाएगा, या एलाइट स्टडी भी डालेंगे तो आ जाएगा। आप आइए, आप सबका मोस्ट वेलकम है। आप वहाँ जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो में 2-3 वीडियो में आपका वो कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर हम लोग टॉपिक को भी डिस्कस किए हैं, किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम लोगों ने ये बात करना शुरू किया है यूपी पीसीएस का सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, और उसको बड़ी विस्तार तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं। जो सिलेबस में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है उस चीज़ का मतलब भी समझ रहे हैं हम लोग। तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि पेपर फर्स्ट और सेकंड पे जो निबंध और सामान्य हिंदी का होता है 150 नंबरों का, इस पे हम लोगों ने बात किया है। अब टोटल आपका होता है 1500 मार्क्स का, 1500 नंबर का। अब 8 पेपर होते हैं, 2 पेपर हम लोगों ने बात कर लिया हुआ है। अब बचे हैं 6 पेपर, जिसमें 4 पेपर आपका जीएस का होगा और 2 पेपर आपका वो भी जीएस ही है, लेकिन वो स्पेशली आपका उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण, उत्तर प्रदेश का यहाँ का और भी करंट अफेयर हो गया, यहाँ का डिजास्टर हो गया, कुछ और सारी चीज़ें जो हैं उसको, संस्कृतियाँ, यहाँ का समाज, यहाँ का यहाँ की सभ्यता क्या रही है, तमाम सारी पहलुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका जीएस पेपर 5 और 6। तो हम लोग आज बात करेंगे जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 यूपी का। हम लोग अगले वीडियो में, छोटा छोटा वीडियो होगा, आपको देखने में मजा आएगा। ये
देख लें, इतिहास, आपका संस्कृति, आपका स्थापत्य कला, आपका 1757 से 1947 तक का राष्ट्रीय आंदोलन और इस राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान करता, ये पढ़ना है आपको। फिर 1947 के बाद का पुनर्गठन, यानी कि 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ तो उस समय क्या क्या समस्याएं रही हैं राज्य को पुनर्गठित करने में, उन समस्याओं से पूछा जाएगा। जैसे एकीकरण की समस्याएं थी, तमाम देशी रियासतें अलग अलग थी, उनको एक राज्य में समेटना था, एक देश बनाना था। हर राज्यों का अपना अलग अलग मुद्दा था, कहीं संसाधन को लेकर के, तो कहीं जनसंख्या को लेकर के, बहुत सारी समस्याओं से उलझ चुका था अपना देश 1947 में। तो ये एक बहुत मेजर टॉपिक है कि हमने 1947 में आज़ादी के बाद कैसे अपने देश को संभाला हुआ, इस पे पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आपका पूछा जाएगा विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में जैसे फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, ऐसे टॉपिक हैं जो कुछ पूछे जाएंगे आपसे। फिर आपका इसी में पूछा जाएगा सामाजिक मुद्दे, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महिला का सशक्तिकरण, बच्चे, दिव्यांगजन, इस तरह से तमाम टॉपिक हैं जो आपके समाज से पूछे जाएंगे, सोसाइटी से। फिर आपका एलपीजी, आपका इसको कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण। उसके बाद आपका आएगा वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये आपका 1991 में ये बहुत बड़ा सुधार था आपकी अर्थव्यवस्था में। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा पेपर बाय पेपर, उसमें हम लोग इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या विकास रहा है, क्यों एलपीजी मॉडल को लाया गया था 1991 में, इससे पहले के और मॉडलों में क्या समस्याएं रही हैं, एलपीजी लाने से हमको क्या फ़ायदा हुआ, किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ा, विश्व में एलपीजी मॉडल अपनाने के लिए हम पर क्या दबाव रहे हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के, इस टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे आपका पर्यावरण आ गया, उसके बाद आ गया आपका प्राकृतिक संसाधन आ गया, उसके बाद फिर आ गया भूकंप, फिर आ गया ज्वालामुखी, फिर आ गया ये चक्रवात। ये आपका पेपर फर्स्ट है, जीएस पेपर फर्स्ट, इसको नोट डाउन कर लें। चलिए हम बगल हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
या इसको आप नोट कर लीजिए, उसी स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, आराम से नोट करते रहेंगे। मैंने पीपीटी मॉडल को नहीं अपनाया है। आप तमाम यूट्यूब पे देखते होंगे, तमाम चैनलों पे देखते होंगे, वो लोग पीपीटी के थ्रू आपको ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कम समय में ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ये मानना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो लगा है अभी तक की पढ़ाई में पीपीटी घुसती नहीं है दिमाग में सारा। अगर आप बिगिनर है ना तो आपको पीपीटी बिल्कुल नहीं घुसेगी, आप परेशान हो जाएंगे उसको नोट करते करते। उनमें से आपको की पॉइंट को छांटना होगा, बड़ी समस्याएं होती है। आपको लिख लिख कर पढ़ाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो होगा ऑथेंटिक होगा और आपको मज़ा भी आएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में आप फर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको एहसास होगा कि हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, और वही फील हम देना चाहते हैं आपको। ऑनलाइन में जो बोरियत होती है वो आपको ना दिखे। चलो अब हम लोग आ जाते हैं जीएस पेपर 2। संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता, उसके बाद आ गया आपका संशोधन, फिर आ गया आपका मूल संरचना, फिर दूसरा टॉपिक आ गया आपका केंद्र राज्य संबंध, उसके बाद आ गया आपका वित्त आयोग, वित्त आयोग के बाद आपका जो पॉइंट आएगा कि न्यायपालिका, न्यायपालिका के बाद आएगा आपका विधायिका, फिर आएगा कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद आएगा आपका पीआईएल, पीआईएल के बाद आएगा चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के बाद आएगा नीतिगत, नीतिगत कार्यक्रम, ये नीतिगत कार्यक्रम हो जाएगा। फिर आएगा आपका सुशासन, ई गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही, फिर आएगा भारत के पड़ोसी देश एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ये आएगा आपका। ये पेपर 2 है, जीएस पेपर 2, संविधान की विशेषता। जो संविधान की विशेषता होती है वो पूरे संविधान का क्रक्स होता है कि मेन मेन चीज़ें जो हैं एक एक लाइन में आपको बता दी जाए। जैसे सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ हमारे संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। और कार्यपालिका विधायिका का ही अंग है इस संसदीय व्यवस्था में। यहाँ संशोधन की प्रक्रिया क्या है, सामान्य साधारण बहुमत से भी संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत से भी संशोधन होते हैं।
और भी संविधान की विशेषता, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल कर्तव्य है, वो ड्यूटीज़ हैं। यहाँ नीति निर्देशक तत्व है। जब सरकार कोई पॉलिसीज बनाती है तो नीति निर्देशक तत्वों को जरूर झांक लेती है कि क्या कह रहा है। हालांकि ये जबरन आप इसके लिए लड़ के नहीं ले सकते नीति निर्देशक तत्व को। ये एक गाइड के रूप में संविधान सभा ने रखा हुआ था कि इन फ्यूचर जब नीतियाँ बनेंगी, इन सब समस्या, जो जटिल समस्याएं थी वो बहुत जटिल उस टाइप की कि अभी तत्काल में इसका इलाज करना जरूरी है, उनको हालांकि फंडामेंटल राइट में रख दिया गया था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ अधिकार ऐसे थे कि जो सरकार को दे पाना संभव नहीं था। जैसे रोजगार, अब हम कह दें रोजगार हो, अभी जैसे हम गवर्नमेंट से कह दें ये हमारी फंडामेंटल राइट है, इसको आप हमको दीजिए, या कहते हैं कि जमीन जो अचल संपत्ति है मेरा फंडामेंटल राइट है, तो सरकार उस टाइम में बहुत परेशान थी कि इतने बड़े बड़े भूमाफिया इतनी जमीन लेकर के बैठे हैं, अगर ये फंडामेंटल राइट अगर इनको मिल जाएगा तो ये जो है इस चीज़ को हथिया के रख लेंगे, कहेंगे तो मेरा मौलिक अधिकार है, मैं चाहे जितनी जमीन रख सकता हूँ। तो सरकार ने सोचा कि इस टाइप के लोग अगर रहेंगे और इनको अलग से अधिकार भी मिल जाएगा तो हमारे देश में बहुत सारी जनता लैंडलेस हो जाएगी, उनके पास ज़मीन ही नहीं रहेगी। इसलिए बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे कि जिनको हमको रखना पड़ा नीति निर्देशक तत्व में कि आने वाले समय में संभव हो पाएगा जब, तो हम इनको फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर देंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो ये हमारा एक मार्गदर्शक के तौर पे हमेशा मेरे साथ रहेगा कि जब हमारे पॉलिसी मेकर यानी कि संसद में या विधानमंडल में, संसद में या विधायिका में यहाँ बैठ के जब कानून बनाएंगे तो वो नीति निर्देशक तत्व को जरूर देखते रहेंगे कि क्या जो नीति निर्देशक तत्व में जो दिया है क्या इससे अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं क्या। बहुत सारी चीज़ें हम उसको देख करके हम लोग नीतियाँ बनाते हैं। बहुत सारी विशेषताएं रही हैं हमारे संविधान की, हमको एक एक करके पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं। जब हम सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, अभी आपसे हम एक कमेंट में राय भी मांगे थे कि आप लोग एक जेन्युइन राय दीजिए कि हम किस पेपर को पहले शुरू करें। जिस पेपर को आप लोग कह देंगे कमेंट में कि सर ये शुरू होना चाहिए, तो तुरंत शुरू हो जाएगा। बहुत डीप में हम चल करके उसमें बहुत अध्ययन करेंगे, छूटेगा नहीं आपका कुछ, घबराएंगे नहीं आप। फिर संशोधन हो गया। संशोधन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको संविधान में कहाँ व्यवस्था दी गई है, किस आर्टिकल में, किस भाग में, इसकी विशेषता क्या है संविधान की और संशोधन की, कितने प्रकार के होते हैं, कब कब किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मूल संरचना का मतलब ये है कि कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो मूल हैं, विशेष हैं, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। वो संविधान का कहते हैं आत्मा है, क्रक्स है। अगर उसी में आप अमेंड कर देंगे तो मूल संरचनाएं छीन हो जाएंगी। ये आया केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये समय समय पे हम बताएंगे कि संविधान की मूल संरचना क्या है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य से क्या संबंध है, विधायी, राजनीतिक, आर्थिक, तमाम सारे संबंध जो इनके हैं कैसे हैं, कहाँ पे व्यवस्था दी गई है इनको संविधान में, और अभी वर्तमान में कैसी चल रही है व्यवस्था, कोई तनाव तो नहीं है। अच्छा है तो राज्य और केंद्र के बीच में तनाव के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन किन मुद्दों पे तनाव
होती रहती है। बहुत सारे पहलू को हमको इनके अंतर्गत करना पड़ता है। जैसे टैक्स को लेकर के कभी कभी बातें होती हैं, राज्य कहता है कि फला टैक्स हम वसूली करेंगे, राज्य कहता नहीं है हम करेंगे। कभी कभी इसके डिवाइडेशन में टैक्स जो कलेक्ट हुआ है उस टैक्स को कलेक्शन को जब डिवाइड किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, तभी समस्याएं आती हैं। इसलिए हमारा जो है यहाँ वित्त आयोग भी बनाया गया है। वित्त आयोग का काम ही यही है कि सिफारिश दे, रिकमेंड करे कि केंद्र सरकार से कि आप जितना वसूली किए हैं इसमें से इतना % आप राज्य को दे दें। भाई राज्य है तो राज्य भी तो आपका हाथ पांव है। अगर राज्य बीमार रहेंगे तो आप कहाँ से ग्रो करेंगे, कैसे आपका विकास होगा? अगर राज्य ही बीमार राज्य रहेंगे, उनको कभी भुखमरी की समस्या है तो कहीं रोजगार की समस्या है, तो कहीं गरीबी है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, इस टाइप की समस्याएं अगर उनके पास रहेंगी तो उन्हीं से मिल करके तो आप बने हैं। इसलिए रिकमेंड करता है ये आपका वित्त आयोग, आप अपनी जो है इनकम से इतना % आप राज्य को दीजिए। तो हालांकि राज्य भी इनकी सिफारिश को मानता है, बट मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद आप न्यायालय में आ जाएंगे, न्यायपालिका में आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आ जाए, ये सारी संरचनाएं होती हैं। ये अपर कोर्ट, ये मिडल, ये लोअर। तो आप जानते हैं ये संरचनाएं एकीकृत संरचना होती हैं, नीचे से ऊपर तक जुड़ी होती हैं सब। इनका अधिकार क्षेत्र क्या होता है, इनकी संरचना क्या होती है, इनका कार्य क्या होता है, किन माध्यम से ये कार्य करती हैं, तमाम सारी पहलुओं को हम लोग समझेंगे। फिर विधायिका, जहाँ कानून बनता है, यानी कि केंद्र स्तर पे लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में विधानसभा, विधान परिषद। इनका काम ही एक है कि विधि को बनाना, जो हम हर एक विधानसभा क्षेत्र से चुन करके MLAs को हम लोग भेजते हैं वहाँ विधानसभा में, वो और भी विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, ये मिल करके दोनों कानून बनाते हैं। इनका काम है कानून बनाना। इसी में से कुछ % लोग मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, उसी को हम कार्यपालिका बोलते हैं। जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होती है, यही तो कार्यपालिका होती है, जो यहाँ नीतियाँ बनती हैं। हालांकि देखो कितनी खूबसूरत बात है, जो मंत्रिमंडल है वो विधायिका का सदस्य भी है। जब कानून बनता है तो ये मंत्रिमंडल भी उसमें होती है कानून बनाने में। लेकिन फिर ये मंत्रिमंडल एक काम और भी करती है कार्यपालिका के रूप में, उस जो कानून बना हुआ है उस कानून को इम्प्लीमेंट भी ये करवाती है अस्थायी कार्यपालिका से। अस्थायी कार्यपालिका वो होते हैं जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी से लेकर के आप नीचे के अधिकारियों तक आप जो बात करें, लेखपाल, सेक्रेटरी, आपके तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आपके SDM, ADO, DM, BDO, तमाम जो एक हायरार्की जो बनी हुई है आपकी चीफ सेक्रेटरी तक, ये लोग क्या करते हैं, उनका इम्प्लीमेंट करते हैं उस पॉलिसीज़ की जो अस्थायी कार्यपालिका मिल करके विधायिका से सब लोग मिल करके बनाते हैं। वो इम्प्लीमेंट यानी कि क्रियान्वयन का काम इनको सौंपा जाता है अस्थायी कार्यपालिका को, जो ब्यूरोक्रेसी के भाग होते हैं। बड़ी खूबसूरत व्यवस्था है। फिर कार्यपालिका, आप जान रहे हैं कार्यपालिका मतलब वही है मंत्रिमंडल। उसके बाद PIL एक माध्यम है न्याय मांगने का। फिर आप आ जाएं चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सके, इनका सांसदों का और विधान सभा के जो सदस्य होते हैं, इसलिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग
का काम ही यही है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने चुनाव होते हैं उस चुनाव को पारदर्शी तरीके से और व्यवस्थित तरीके से, कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, समय समय पर अपडेट होते रहे डिमांड के हिसाब से, वो तमाम सारी चीज़ें इनको सौंपी जाती हैं चुनाव आयोग को। एक राज्य में चुनाव आयोग होता है, एक केंद्र स्तर पर होता है, भारतीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग। जो केंद्र का चुनाव आयोग होता है वो हाई लेवल की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे आपका लोकसभा और विधानसभा। यहाँ के जो सदस्य चुने जाते हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग काम करता है केंद्र का, और राज्य में और भी जो चुनाव होते हैं उनके लिए हमारा राज्य का निर्वाचन आयोग होता है। फिर नीतिगत कार्यक्रम, कुछ कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जैसे पहले योजना आयोग चलाता था, 2015 में आपका नीति आयोग आ गया। अब उन योजनाओं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब नीति आयोग चला रहा है। फिर अब यहाँ आप आ जाएंगे, यहाँ ई गवर्नेंस की बात हो रही है, सुशासन, ई गवर्नमेंट, पारदर्शिता, जवाबदेही। फिर ये IR की बात हो रही है, भारत के पड़ोसी देश एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। ये आपका पेपर नंबर 2 हो गया है। पेपर नंबर 2। अब थोड़ी सी पेपर 3 पे हम लोग बात कर लेते हैं। पेपर नंबर 3, पेपर 3 की बात कर रहे हैं थोड़ी सी। भारत की आर्थिक योजना नंबर 1, उसके बाद फिर आ जाएगा गरीबी बेरोजगारी। फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा, आपको कृषि को पढ़ना होगा। फिर उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर आ जाए आपको भूमि सुधार, भूमि में क्या क्या सुधार अभी तक हुए हैं। उसके बाद फिर आ जाए आप उद्योग पे, उद्योग के बाद फिर आ जाए आप अवसंरचना, अवसंरचना के बाद आप आ जाए विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। उसके बाद आप आ जाए जैव विविधता, जैव विविधता। उसके बाद फिर पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण को नोट कर लेंगे। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा चुनौती, ये आपका टॉपिक हो गया पेपर नंबर 3 का। भारत की आर्थिक योजनाएं क्या रही हैं, योजना आयोग से लेकर के नीति आयोग तक, कब कब कौन सी योजना बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है। फिर गरीबी बेरोजगारी क्या है, इस पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। कृषि पूरा बढ़िया से बात होगी, कृषि। फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भूमि सुधार उद्योग, यानी कि उद्योग का मतलब क्या कंडीशन है उद्योग लगने का, कारक क्या क्या है उद्योग को स्थापित करने का, कहाँ उद्योग स्थापित हो सकता है, इनकी प्रक्रियाएं क्या हो सकती हैं, तमाम सारी चीज़ों पर हम लोग उद्योग में बात करेंगे। और संरचना क्या होती है, और अवसंरचना उद्योग में क्या संबंध है, क्या बगैर अवसंरचना के उद्योग स्थापित होना संभव है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है, जैव विविधता क्या है, पर्यावरण संरक्षण क्या है, आंतरिक सुरक्षा चुनौती क्या है। ये आपका पेपर नंबर 3 कंप्लीट।
पेपर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आपका पेपर आ गया है 4। पेपर 4 में है नैतिक व मानव मूल्य। दूसरा आपका है दृष्टिकोण व आचरण में अंतर, इसको बताना होगा। फिर लोक सेवा मूल्य व निष्ठा, इसको हमको बात करनी होगी। फिर आपका आ जाएगा भावनात्मक बुद्धिमत्ता। फिर अगला टॉपिक आ जाएगा लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाएं। लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाएं क्या क्या है। फिर आ जाएगा पारदर्शिता, जवाबदेही, सूचना का अधिकार। उसके बाद आ जाएगा केस स्टडी। केस स्टडी पूरा 50% सवाल यहीं से आते हैं और इन सबको मिला के 50% सवाल यहाँ से आते हैं। यानी कि ये जो टॉपिक हैं आप इसी के आधार पर तो किसी मुद्दे को हल करेंगे। जब आपको ये बेसिक सारी चीज़ें नहीं पता होंगी कि नैतिकता क्या होती है, मानव के ओवरऑल मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती हैं, उसके बाद दृष्टिकोण, किसी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण क्या होता है और आचरण क्या होता है, और लोक सेवा मूल्य व निष्ठा, यानी कि लोक सेवा में जाने के बाद आपका मूल्य और निष्ठा कैसी होनी चाहिए, आपका भावनात्मक लगाव कैसा होना चाहिए। आप ज़्यादा जल्दी पिघल तो नहीं जाते हैं, किसी चीज़ को देखने के बाद आप भावुक तो नहीं हो जाते हैं। एक या आप बुद्धिमानी के या बुद्धिमत्ता के तौर पे आप किसी चीज़ को डिसीजन में लेते हैं। फिर लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाएं, यानी कि जो आपका मोरल वैल्यूज होते हैं उसको लोक प्रशासन में यूज करने पे क्या क्या दुविधाएं आ सकती हैं। फिर पारदर्शिता, किस चीज़ को आप कर रहे हैं तो कितना पारदर्शी तरीके से आप उसको कर रहे हैं। जवाबदेही, किसी चीज़ को लेकर के आपकी जवाबदेही कैसी है, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए आप जवाबदेह हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप काम के बहाने आप जवाबदेही गलत तरीके से दे रहे हैं, आप काम कुछ कर रहे हैं जवाबदेही अलग तरीके से दे रहे हैं। सूचना का अधिकार, इसको भी आपको पता होना चाहिए सूचना का अधिकार क्या है। इसको 2005 में आपको कानून का रूप दे दिया गया है और सूचना कोई भी मांग सकता है किसी भी विभाग से। इसी सब आधार पे आपका लगभग आधा प्रश्न आपको किसी घटना को लेकर के पूछ लिया जाता है कि अगर आप एक एसडीएम हैं और एसडीएम होते हुए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हुआ है और आप अपने फैमिली में किसी सीरियस केस को लेकर के जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब आप प्रियॉरिटी किसको देंगे? अपने फैमिली को लेकर के जाएंगे, हालांकि आपके पास कोई ड्राइवर भी नहीं है, आप ही खुद ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। और एक तरफ उसी जिस जगह आप पोस्टिंग में है उसी आपके क्षेत्र में, आपके तहसील में या आपके अधिकार क्षेत्र में एक एक्सीडेंट होता है, आप किसको प्राथमिकता देंगे? आप
उसको पहले लेके जाएंगे या अपने बीवी या माँ को, जो भी हो। इतने दुविधा तरीके से आपको वो पूछते हैं वो लोग। अगर आपको इन सब चीज़ों की नहीं जानकारी होगी, भावना एआई जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का या नैतिक मानव मूल्य का, दृष्टिकोण और आचरण का, पारदर्शिता जवाबदेही का, या प्रशासन में नैतिक दुविधाएं या लोक सेवा मूल्य निष्ठा, इन सब चीज़ों की अगर नहीं जानकारी होगी तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले इनको जानना होगा, उसके बाद आप इनको अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा चारों पेपर कंप्लीट हो गए। अब हमारा बचा है आपका सिर्फ स्पेशली उत्तर प्रदेश का जीएस, उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राजनीति व्यवस्था, यहाँ का इकोनॉमी, यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ का इंडस्ट्री, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के उत्सव, मेले, पर्व, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। 2 पेपर, थोड़ा सा लंबी होगा क्योंकि 2 पेपर में पूरा यूपी का समेटा है, जितना है पूरे भारत का पढ़ेंगे। तो यहीं तक हम लोग आज बात करेंगे। अगला वीडियो जो आएगा छोटा सा, उसमें आप 2 पेपर इंक्लूड करके कंप्लीट आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आराम से सिलेबस पे आ जाएंगे, सिलेबस आराम से एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।